हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आमिर हसन एंड यू आर वाचिंग इम्पल्स आईआईटी जेईई चैनल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैं इम्पल्स में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस पिछले 10 साल का है और इस 10 साल में मैंने बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बनाया है और अब बारी है कि मैं आप लोगों के भविष्य को भी सुधारूं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, सर आप 10 को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप क्यों सिर्फ 11 12 पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए खुशखबरी है कि मैं इस बार क्लास 10 वाले बच्चों का खुद भी क्लास ले रहा हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला आप लोगों के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट बात और आया आप लोगों के लिए क्या कि क्लास 10 का जो बैच स्टार्ट हो गया है, तो बैच और कोर्स से जो भी बात है रिलेटेड बात है वो मैंने लेक्चर के एंड पे बोल दिया है। आप उसको लेक्चर के एंड पे सुन लेना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों का इंपॉर्टेंट टाइम किल ना हो और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके मैंने आज का क्लास स्टार्ट किया है। और चलिए और फटाफट आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो फोर्स है। ठीक है बच्चा लोग, तो फोर्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्स के बारे में देखते हैं हम लोग कि फोर्स एक्चुअली क्या होता है। फोर्स एक्चुअली क्या होता है। फोर्स तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े हो फोर्स के बारे में। क्लास 10 में टॉपिक फोर्स में जो भी मैंने बुक्स में देखा है वो स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं फोर्स को बहुत अच्छे से फीलिंग्स के साथ एक अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाऊंगा। आप लोग टॉपिक को एंजॉय करना और ये मत सोचना कि टॉपिक क्लास 10 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक अंदर में आपके क्लास 10 में मेनली आने वाला है वो कपल टॉपिक, कपल से है, मतलब कि टॉर्क है, कपल वगैरह वगैरह टॉपिक इसके अंदर में है। लेकिन इन सब चीज के लिए आपका फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं फोर्स। ठीक है, आइए देखिए फोर्स का अगर बात होता है तो फोर्स कैसे समझे कि फोर्स क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि एक बॉल है जो मूविंग है, वो चलता जा रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं, आप क्या करोगे? ये सवाल आपके मन में होगा, हाउ टू मेक दिस मूविंग बॉल स्टॉप, कैसे उस रुके हुए चलते हुए बॉल को रोक दिया जाए। और सेम तरीके से मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट या बॉल वो रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना है, तो क्या करे, क्या अप्लाई करे या क्या प्रोसेस अप्लाई करे कि वो बॉल जो है वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। तो आपके दिमाग में फटाक से ये बात आएगा कि अगर बॉल रुका हुआ है तो आप ऐसे हाथ दोगे वो मूव करने लगेगा। तो आपने हाथ से जब इसे टच किया तो टच के फॉर्म में आपने क्या दिया, आपने उसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स दिया। क्या दिया? कांटेक्ट फोर्स। मैंने इस बॉल को ऐसे किया तो ये बॉल मूव करने लगा, क्योंकि फोर्स मैं कांटेक्ट के थ्रू दे रहा हूं, छू कर दे रहा हूं, बिना छुए मैं नहीं दे सकता हूं। इसीलिए मैंने जो फोर्स लगाया बॉल के ऊपर वो कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर है? अब अगर बात यह है कि बॉल मूविंग है और उसको रोकना है तो भी क्या करोगे, आप उसके सामने हाथ रख दोगे। हाथ रखने से क्या होगा, उसके बॉल के ऊपर आपके हाथ के थ्रू एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा और वो कांटेक्ट फोर्स बॉल को रोक देगा। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा और रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो समझ गए। अब अगर हम बाय कांटेक्ट के थ्रू फोर्स देंगे तो फोर्स कैसे दे सकते हैं? तो फोर्स हम दे सकते हैं दो तरीके से, दो वे में दे सकते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं फोर्स दो तरह का होता है, एक पुश फोर्स और एक पुल फोर्स, है ना। तो अगर आप मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको मोशन में लाना चाहते हो तो आपने क्या कर दिया, इसको पहले पुश कर दिया। नंबर 1 आपने क्या कर दिया, इसको पुश कर दिया। तो एक बंदा है वो पुश कर रहा है और पुश करके उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। अब सपोज कर लो कि ये हट गया, ये बोला नहीं मुझे पुश नहीं करना है, मुझे पुल करना है, तो उसने किसी स्ट्रिंग से बांध करके उसको पुल करना स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड तरीका क्या हो गया इसको पुल करने का। ये पुल आप देख रहे हो और ये पुश आप देख रहे हो, ये दोनों ही कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये कांटेक्ट के थ्रू होना मतलब कि कांटेक्ट फोर्स का अप्लाई होना, और दोनों ही क्या है, फोर्स है। दोनों ही क्या है, फोर्स है। तो पुश भी एक फोर्स है और पुल भी क्या है, फोर्स है। अब एक सवाल उठता है, अब चलो टॉपिक को फिल करना, अगर क्लास 10 में अच्छा स्कोर करना है आप लोग को, तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए और टॉपिक को इस तरह से क्या होना चाहिए कि आप उसको देख करके फिल कर लो कि यहाँ पे आंसर क्या देना है। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो कि आप सही आंसर ही दो, गलत से बचो। गलत से आप तभी बच पाओगे जब आप टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करोगे। ठीक है, सिर्फ रट्टा मारने से, बुक का लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बुक का लाइन भी बच्चा लोग पढ़ो, लेकिन टॉपिक को आप एक बार
अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा करके पढ़ लोगे तो फिर आप उसमें अपना एक स्किल डेवलप कर लोगे, और स्किल डेवलप होने के बाद फिर आपको कोई बिट नहीं कर सकता है, आपका मार्क्स खराब नहीं हो सकता है ना। तो अगर आप अच्छे से फील करके पढ़ रहे हो तो आपके लिए पढ़ाई आसान भी हो जाएगा, आप कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कम टाइम में ही क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। बहुत सारा बच्चा दिन दिन में बैठ के पढ़ रहा है, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, बहुत सारा बच्चा क्या है कि थोड़ा सा पढ़ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है, ये तो उसका स्किल है ना। तो स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप डेवलप कर लो, ऐसा तो नहीं कि नामुमकिन है, पॉसिबल है, अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था इस बॉल को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो इसके ऊपर क्या लगाना है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना है, ठीक है। ये फोर्स कैसा है, कांटेक्ट है, बॉल इधर जाना स्टार्ट कर देगा। अब अगर बॉल इधर जा रहा है और इसको रोकना है तो भी क्या लगाना है, तो भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना है, ठीक है। तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन में आ सकता है, और फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रेस्ट मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। तो सवाल ये है क्या कि सर क्या ये कॉन्टैक्ट के थ्रू ही लगाया जा सकता है, तो आंसर है नहीं बच्चा, आप बिना कॉन्टैक्ट के भी अगर किसी तरह का फोर्स लगा करके इसको रोक सकते हो तो भी ये रुक जाएगा। अगर ये मोशन में है, आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, कांटेक्ट नहीं है, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही बात हम आगे करने वाले हैं ना। फोर्स लगाना है, ये जरूरी नहीं है कि फोर्स कांटेक्ट के थ्रू ही हो, फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला देगा और मोशन को रेस्ट में भी ला सकता है, ठीक है। तो फोर्स लगाना है, तो क्या सर कांटेक्ट फोर्स लगाना जरूरी है, कांटेक्ट लगाओ बच्चा या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाओ, फोर्स लगना जरूरी है ना। तो अब सवाल ये है कि सर फोर्स को अगर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बेसिस पे देखना है तो समझना तो पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल समझना पड़ेगा, और हम लोग समझेंगे भी, लेकिन इससे पहले हम लोग फोर्स को एक बार डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। जो मैंने बताया आप लोगों को वही डेफिनेशन है, अगर आप समझ चुके होंगे तो डेफिनेशन आसान हो जाएगा। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, अ फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला गया है, टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स लगा करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में ला सकते हो, मतलब उसके स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो आज के बाद दिमाग में बात बैठ गया, किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है तो आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टेट कौन सा है, रेस्ट है, उसको मोशन के स्टेट में लाना है, आप धक्का मारोगे या फोर्स लगाओगे किसी भी तरह से, चाहे वो कांटेक्ट हो या नॉन कांटेक्ट हो। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में मैं आगे आने वाला हूँ, तो वो मोशन से रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो ये स्टेट रेस्ट से मोशन वाले स्टेट में कैसे आया, फोर्स लगाने से। फिर उसी तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपको उसको रोकना है, वो अभी कौन से स्टेट में है, अभी है वो मोशन के स्टेट में, आपने फोर्स लगाया वो रुक गया, वो रेस्ट के स्टेट में चला गया। तो ये दोनों ही स्टेट आप जो चेंजेस देखे वो कैसे देखे, फोर्स के एप्लीकेशन से। उस हिसाब से इसका ये डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को अच्छे से कर लो, क्लियर है। तो ये हो गया डेफिनेशन फोर्स का। अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार। फोर्स कितने प्रकार का होता है, फोर्स कितने तरह का होता है। तो मैंने आपको पहले बताया फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग कौन सा बात करने वाले हैं, पहले हम लोग बात करने वाले कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये काइंड्स ऑफ फोर्स जो बात चल रहा है किस बेसिस पे है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन द फोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फोर्स के अप्लाई होने के बेसिस पे आप फोर्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट मतलब कि किस तरह से अप्लाई होगा, कॉन्टैक्ट के थ्रू अप्लाई होगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो अच्छे से समझो इस बात को, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर आप अप्लाई करते वक्त कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, और अगर आप अप्लाई करते वक्त कांटेक्ट नहीं करते हो तो वो क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कैसे कैसे हम देख सकते हैं, कैसे कैसे समझ सकते हैं कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, लेकिन मैं इस एग्जांपल को समझाने से पहले कुछ आप लोग को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि विजुअल इफेक्ट माइंड में लॉन्ग टाइम लास्ट करता है, लास्टिंग करता है, और देखा हुआ चीज़ बहुत देर तक याद रहने का मतलब आपके लिए काम हो जाएगा आसान, और आप स्कोर कर पाएंगे ज़्यादा, और आप भूलेंगे नहीं तो आपको बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आपके एंजॉय में जाएगा, पार्टी में जाएगा, घूमने फिरने में जाएगा, आपका अपने हेल्थ को मेंटेन करने में जाएगा, या किसी और भी अच्छे काम में जा सकता है, ठीक है। तो आइए, आप देख रहे हो यहाँ पे एक बच्चा है, बेचारा चल रहा था और चलते चलते इसका पैर स्लिप कर गया और ये गिर गया धड़ाम से। जब ये धड़ाम से गिरा तो ग्राउंड के ऊपर इसने बेचारे ने क्या किया, एक फोर्स लगाया, है ना, क्योंकि जब ये ग्राउंड पे गिरा होगा तो ग्राउंड के ऊपर इसने ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाया। देखिए धड़ाम से गिरा, ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाया। तो ये फोर्स किसने लगाया, ये जो फोर्स एफ आ रहा है, ये फोर्स बॉय ने लगाया, किसके ऊपर लगाया, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चूंकि ये फोर्स पहले बॉय ने लगाया, क्योंकि पहले बॉय उसके ऊपर गिरा, धक्का मारा उसके ऊपर, तो इसने एक्शन अप्लाई किया। जो पहले करता है उसको बोलते हैं एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपको कुछ बुरा बात कह दिया, आपको बोल दिया कि तुम बहुत बड़े ढोंगी हो, ठीक है, तो ये उसका एक्शन है। आपने रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में क्या बोल दिया,
तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। तो पहले कौन बोला? पहले उसने बोला, तो उसके एक्शन का आपने रिएक्शन दिया। तो जो पहले धक्का मारा वो एक्शन था, तो बॉय ने ग्राउंड पे पहले फोर्स लगाया, नीचे धड़ाम से नीचे गिरा, एक्शन, ग्राउंड ऊपर लगाया, क्योंकि ग्राउंड का फेस ऊपर की तरफ है, तो इसको ऊपर, आप जब गिरते हो तो आपका फेस ऊपर चोट लगता है ना, ग्राउंड पे ऊपर फील होता है। तो बॉय के ऊपर किसने फोर्स लगाया? बॉय के ऊपर फोर्स लगाया ग्राउंड ने। किसने फोर्स लगाया? ग्राउंड ने। कहाँ लगाया? ऊपर। तो ये क्या है? फोर्स ऑन बॉय ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, देखिए एरो में ये दिखाया, देखिए फोर्स ऑन ग्राउंड, फोर्स एंड ऑन बॉय, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन। अब ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, आप इसको फील करो अच्छे से। क्या बॉय टच कर रहा है ग्राउंड को? जी हाँ बिल्कुल, बॉय ग्राउंड को टच कर रहा है, देखो बॉय उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली ग्राउंड जब बॉय को चोट लगा रहा है, जब फोर्स लगा रहा है, जैसे आप गिरो चोट लगेगा, क्योंकि ग्राउंड आपको टच करेगा, टच करके फोर्स लगाएगा, देयरफॉर फोर्स ऑन द बॉय ड्यू टू ग्राउंड वो भी कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रहा। तो यहाँ पे इन दोनों बॉय और ग्राउंड के बीच में जो दो फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वो लोग कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब रहा बात कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स में किस तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो आप गौर करो, आप इस बात को अच्छे से समझना। आप लोगों को मालूम है ना, जब भी कोई चीज किसी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो यहाँ पे जब बच्चा गिर रहा है, तो बच्चा ग्राउंड के ऊपर ऐसे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ऐसे, तो उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, नीचे धम से गिर रहा है, उसके ऊपर ऐसे गिर रहा है। तो चूंकि ये फोर्स ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स चूंकि परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो देयरफॉर एक तरह से नॉर्मल हो गया ना, है ना, एक तरह से नॉर्मल हो गया। एक्शन कैसे एक्शन अप्लाई हो रहा है? नॉर्मली अप्लाई हो रहा है। अब ये एक्शन जब ग्राउंड पे आएगा, तो ये ग्राउंड भी बॉय पे ऊपर फोर्स लगाएगा। बॉय ग्राउंड के ऊपर है, ये ग्राउंड, ये बॉय ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड नीचे से फोर्स लगा रहा है बॉय के ऊपर। तो बॉय के ऊपर जो फोर्स कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलरली आ रहा है ना, कैसे आ रहा है? 90 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है, जो फोर्स ग्राउंड लगा रहा है बॉय पे, ये फोर्स ग्राउंड से आ रहा है, और ये ग्राउंड से कैसे नॉर्मल है? ये ग्राउंड बॉय के ऊपर नॉर्मली लगा रहा है, क्योंकि ये फोर्स ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल है, इसीलिए ये रिएक्शन फोर्स भी नॉर्मल होगा, और इस रिएक्शन फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑन बॉय ड्यू टू ग्राउंड जो आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, ये रिएक्शन फोर्स है। और रिएक्शन फोर्स जो कि नॉर्मली आ रहा है, ग्राउंड से एकदम 90 डिग्री पे आ रहा है, देखो ये 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या नाम हो गया? तो आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे बॉय के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, तो आंसर क्या होगा? बॉय के ऊपर फोर्स लगा रहा है ग्राउंड। ठीक है, कैसा फोर्स लगा रहा है? रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? नॉर्मली लगा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स ऑन बॉय कैसा फोर्स है बताइए आप लोग? तो फोर्स ऑन बॉय कैसा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बेसिक सा बात है। अभी हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन तब तक चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आप खुद बताओ, जब आपने यहाँ पर एक टेबल पर एक बुक रखा है, अब जब बुक आपने रखा है, तो ये बुक क्या करेगा? ये बुक ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा दबाव की वजह से, तो टेबल के इस बेस पे, इस लेवल पे एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बुक, एक्शन अप्लाई बाय बुक ऑन द टेबल। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में ये जो टेबल है वो भी बुक पे फोर्स लगाएगा ऊपर, एक्शन रिएक्शन, फोर्स ऑन बुक ड्यू टू टेबल। चूंकि ये फोर्स एक तरह का रिएक्शन फोर्स है, एक्शन के रिस्पॉन्स में आ रहा है, और 90 डिग्री पे आ रहा है। देखो इसके यहाँ से कैसे, टेबल से जहाँ से आ रहा है 90 डिग्री पे आ रहा है, तो जो भी रिएक्शन फोर्स जहाँ से आता है वहाँ से आते वक्त 90 डिग्री पे आता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। चूंकि रिएक्शन है तो ये भी क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, समझ गए ना? ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स ऑन बुक कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। कौन लगा रहा है? टेबल लगा रहा है। ग्राउंड वाले केस में कौन लगा रहा था? ग्राउंड लगा रहा था। क्लियर है? अब आते हैं अगला टॉपिक। अभी हम लोगों ने दो फोर्स देखा, दोनों एक ही तरह का फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो मिला जुला के मैंने एक ही फोर्स देखा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट के थ्रू लग रहा था। अब आप देखो यहाँ पर आपके सामने एक वॉल है, और वॉल के साथ यहाँ पे एक छोटा सा बीम रखा हुआ है। अगर ये बांधा हुआ नहीं होगा, मान लो आप थोड़ी देर रस्सी काट दो, तो ये बीम ऐसे गिर जाएगा नीचे, इसके वेट की वजह से नीचे गिर जाएगा। तो आपने क्या सोचा? नहीं, इसको गिरने नहीं देना है, और इसको गिरने से बचाने के लिए आपने यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग से
इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया। अब आप जब बांध दोगे तो ये नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि आपने जहां पर स्ट्रिंग से बांधा है, बांध दिया है, वो स्ट्रिंग उसको खींच के रखेगा, ऐसे खींचेगा। जब कुछ स्ट्रिंग तो खींचता है ना, खींचता है। आप जब स्ट्रिंग पुल लो, मान लो कोई स्ट्रिंग जो गाड़ी के साथ बंधा वो जा रही है, आप अगर वो स्ट्रिंग पकड़ लोगे तो वो स्ट्रिंग आपको पुल करने लगेगा, खींचने लगेगा। तो स्ट्रिंग में कैपेसिटी होता है पुल करने का, वो पुल करेगा। सिमिलर यहाँ पे ये जो वॉल पे बांधा हुआ है, चूंकि ये भी तो बांधा हुआ है, तो ये गिरना चाहता है, तो ये पुल करता है कि हमको छोड़ दो, हम गिर जाएंगे, छोड़ दो हमको, तो ये इधर पुल कर रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग का काम ऑलवेज पुल करना है। क्या है? ऑलवेज पुल करना है। फिलहाल हम इसके टेंशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ आया, आप अगर काट दोगे तो ये पुल नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग में फोर्स आया, टाइटनेस आया, एक टाइटनेस इज टाइप ऑफ फोर्स। कैसे आया? बांधने से आया, कांटेक्ट करने से आया। कांटेक्ट काट दो तो ये नीचे गिर जाएगा, फोर्स नहीं होगा, गिर जाएगा। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन, टाइटनेस, जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स भी एक कांटेक्ट के थ्रू ही आता है। इसलिए टेंशन भी किस तरह का फोर्स हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया, है ना। तो टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन रिएक्शन फोर्स है ना, रिएक्शन फोर्स है। लेकिन ये रिएक्शन फोर्स कैसे आ रहा है? थ्रू कांटेक्ट आ रहा है। क्या करता है टेंशन? ऑलवेज पुल करता है, पुल करता है। ठीक है, अब समझे बात अच्छा से। रिएक्शन फोर्स क्यों बोल रहे हैं? अगर ये बीम नीचे गिरने के लिए कोई कोशिश नहीं करता तो ये पुल नहीं करता। चूंकि ये बीम जो है नीचे गिरने के लिए एक्शन लगा रहा है, मुझे गिरने दो, एक्शन लगा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में रिएक्शन लगा रहा है। जितना जोर से खींचेगा स्ट्रिंग्स को, उतना जोर से घुसेगा, तो एक्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा होगा। चूंकि ये रिएक्शन स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में आने वाले फोर्स को टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन इज टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्स। कैसे आ रहा है? थ्रू कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो ये भी एक तरह क्या है? रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये भी क्या है? एक तरह का टेंशन भी रिएक्शन फोर्स है और कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कॉन्टैक्ट फोर्स है। कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन, तो कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने दो फोर्स देख लिया अभी तक, हम लोग दो फोर्स देख चुके हैं। पहला बोलो बच्चा लोग नॉर्मल, दूसरा बोलो बच्चा लोग टेंशन। दोनों ही कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, और दोनों ही कैसा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। क्लियर है? आप एक्शन के तौर पे भी इसको देख सकते हो, अगर पहले आप बता दो किसी को एक्शन लगाते हुए, ठीक है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम इसको रिएक्शन फोर्स के अंदर डाल के स्टडी करते हैं। इसका बहुत सारा रीज़न है, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग। अब आते हैं अगला टॉपिक, स्प्रिंग फोर्स। देखो आपके सामने एक सेलिंग मतलब छत के साथ एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, स्प्रिंग लगाया हुआ है। आप जब स्प्रिंग को धक्का मारते हो, पुश करते हो, पुश करो ऐसे, तो आपको ऐसा लगा स्प्रिंग आपको नीचे धक्का मार रहा है, तो आप क्या लगा रहे हो? आप लगा रहे हो इसके ऊपर एक्शन, एक्शन लगा रहे हो। तो फोर्स आपने अप्लाई किया, फोर्स ऑन स्प्रिंग, ठीक है, ड्यू टू कोई भी एजेंट लगा रहा है, सपोज मैं ए लिख दिया, फोर्स ऑन स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट। आपने एक्शन लगाया, उसके रिस्पॉन्स में स्प्रिंग देखो यहाँ दिखा रहा है, एफ देखो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखो दिखाएगा ए फोर्स, यही इसी का बात करूँ मैं, ठीक है। तो जो फोर्स आ रहा है एक्शन, तो स्प्रिंग से धक्का मारेगा, नहीं मुझे कंप्रेस मत करो, मुझे रिलैक्स होना है। तो अब स्प्रिंग कहाँ लगाएगा? फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा नीचे, नीचे। फोर्स ये किस पे लगाएगा? वो आपके ऊपर लगाएगा। आप अगर हाथ रखोगे तो फील होगा वो दबाव है, आप स्प्रिंग को पुश करो तो आपके हाथ पे दबाव फील होगा, आप पुश कर रहे हो वो भी पुश कर रहा है। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो ये फोर्स आपके फिंगर में मतलब एजेंट पे फील होगा, जो लगा रहा है उसको फील होगा, किसके जरिए? स्प्रिंग के जरिए। अगर आप ये एक्शन नहीं लगाते तो ये रिएक्शन नहीं आता। तो स्प्रिंग ने भी जो फोर्स लगाया एक रिएक्शन में लगाया, एक किसी के एक्शन के रिस्पॉन्स में लगाया, तो ये भी फोर्स, लेकिन कांटेक्ट के थ्रू। आप अगर टच नहीं करोगे, कांटेक्ट नहीं करो तो फोर्स नहीं आएगा। टच मत करो, चुपचाप ऐसे रहने दो, स्प्रिंग नॉर्मल खड़ा रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं किया मैं आपको स्प्रिंग दिखा के फोर्स लगा दूंगा आपके ऊपर, नहीं। आपके ऊपर अगर फोर्स लगाना है तो मुझे स्प्रिंग से आपको टच करना होगा। स्प्रिंग फोर्स फील करने के लिए स्प्रिंग को टच करना होगा। कोई बोलते हैं देखो कितना स्प्रिंग टाइट है, तो आप टच करके देखते हो, देख के नहीं बता सकते हो कि स्प्रिंग कितना टाइट फोर्स लगा रहा है, कितना टाइटनेस लगा है ना, कितना पुल कर रहा है, कितना पुश कर रहा है, देख के नहीं बता सकते हो। तो स्प्रिंग फोर्स बाय टच एक्ट होगा, है ना, टच होने के बाद एक्ट होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है बच्चा लोग? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग पुल करता है, पुश करता है, हाँ दोनों ही करता है सर, बिल्कुल। आप स्प्रिंग को पुल करो, जोर से खींचो, स्प्रिंग आपको खींचेगा, ओके। आप स्प्रिंग पुश करें, देखो आप पुश करोगे तो स्प्रिंग आपको लगेगा जैसे वो आपको पुश करेगा। तो स्प्रिंग का एक अच्छा खासियत यह है कि स्प्रिंग पुल भी करता है और पुश भी करता है, दोनों ही कर सकता है, ठीक है, ओके।
ये रिएक्शन फोर्स है, बिल्कुल है, आपने एक्शन लगा, रिएक्शन आना है वहाँ से, तो ये कैसा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। तो क्या समझे हम लोग, फाइनली हम लोग का सारा फोकस तो कॉन्टैक्ट फोर्स पे है ना, कि कौन कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी बात तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आप लोग को, है ना, समझाने के लिए बता दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिस्ट में कॉन्टैक्ट फोर्स की लिस्ट में 3 फोर्स आ गया। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन फोर्स या रिएक्शन फोर्स, चलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है डिटेल में नॉर्मल फोर्स के बारे में। और भी कोलिजन्स वगैरह का फोर्सेस भी है, लेकिन मैं थोड़ा एक बार नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में बात कर लूँ, तो और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं चलता हूँ अपने उस पॉइंट पे जिसको मैंने छोड़ कर आया था। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ा था, क्योंकि मैं आपको दिखाना है, मैंने दिखाया ना, बहुत सारा डायग्राम दिखाया, एनिमेशन दिखाया। अब आइए हम इसको देखते हैं अच्छे से। The forces which act on a bodies when they are in direct contact are called contact force। जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मैंने बताया था रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, कोलिजन फोर्स के बारे में हम लोग भी बात नहीं किए हैं, करेंगे। और फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन। तो अभी मेरे पास कौन कौन सा टॉपिक बाकी रह गया, 2 टॉपिक बाकी रह गया। एक कोलिजन फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे भी आगे, और दूसरा क्या बच गया, फ्रिक्शन फोर्स। तो कोलिजन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि एक बार नॉर्मल टेंशन और स्प्रिंग फोर्स को अच्छे से समझ लिया जाए, ठीक है, ताकि टॉपिक आसान हो जाए, क्योंकि इसको छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर टॉपिक पीछे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वापस हम इस चीज़ को करके हम लोग एक एक करके देख लेंगे। आइए तो हम देखते हैं पहले नॉर्मल फोर्स। आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा एनिमेशन है और ये क्यूट सा रेड बॉक्स है। आप देखो, जब आप हवा में होते हो तो आप क्या सोचते हो, जैसे ही मैं गिरूंगा ज़मीन पे, ज़मीन मेरे पर फोर्स लगाएगा, मुझे चोट लग जाएगा। मतलब कि आप जब तक हवा में हो तब तक आपको मालूम है ज़मीन आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता, आपको टच नहीं कर सकता, आपको चोट भी नहीं लगेगा ना। जब भी कोई ऊपर से गिर रहा हो तो यही सोचेगा कि जैसे ही मैं ज़मीन पे गिरूंगा और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऊंचाई वाले चीज़ से आप लोग बच के रहना चाहिए, ऐसी जगहों से सेफ रहना चाहिए, जहाँ पे खुला जगह हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। तो आज के क्लास से हम लोग को क्या सीखने को मिला कि जिन जगह पे ऊंचाई ज़्यादा हो वहाँ से दूर रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी धक्का या कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है ना। ऐसी जगह पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ऐसी जगह से बच्चों और पेरेंट्स को भी, जो बूढ़े लोग उनको भी दूर रखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ऐसे खुली जगहों पे नहीं जाए हम लोग। क्लियर है। बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाते हैं और वहाँ पे गिर पड़ के अपना सा नुकसान कर लेते हो। अगर वो इस चीज़ को बात दिमाग में रख लेते कि ऊंचाई वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, गिरने से बचना चाहिए, तो ये नुकसान उनका नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को सीखिए और लोगों को सिखाएं। बहादुरी इसी में है, ना कि रिस्क लेने में। क्लियर है। आइए, तो जब ये बॉक्स ऊपर था तो कुछ फोर्स नहीं, जैसे ग्राउंड पे आया तो उसने ग्राउंड पे क्या लगाया, ग्राउंड पे उसने लगाया एक्शन। क्या लगाया उसने, ग्राउंड पे लगाया उसने एक्शन। एक्शन कैसे लगाया भाई साहब, जो इसका वजन होगा उसका ही ना एक्शन, वजन अपना वेट ही लगाते हैं ना, गिरते वेट मेरा। कोई मोटा आदमी तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, पतला आदमी कम फोर्स लगाएगा। तो वेट क्या होता है, वेट mg, वेट क्या होता है mg। तो उसने ग्राउंड पे क्या लगाया, एक्शन फोर्स mg लगाया, ठीक है। अब जैसे उसने ग्राउंड पे एक्शन फोर्स mg लगाया तो उसको रिस्पॉन्स में क्या मिला, उसको रिस्पॉन्स में मिला रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्टडी करें अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो आइए, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FBD। इसका मतलब क्या होता है पहले से समझो। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है आप एक बॉडी को फ्री करो बाकी लोगों से। क्यों फ्री करो, क्योंकि मुझे देखना है उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे एक्ट हो रहा है ना। इसीलिए उस बॉडी को फ्री करो, ऑब्जर्वेशन के लिए उसको क्या किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। और फ्री करने के बाद उस बॉडी पे जितना फोर्स है सारे फोर्स को दिखा दो, और सारे फोर्स को दिखाने के बाद एक डायग्राम रेडी हो जाएगा। इसलिए नाम क्या होगा उसका, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको समझते हैं अच्छे से। इसी चीज़ को मैंने जो यहाँ पे दिखाया है, इस चीज़ को यहाँ एनिमेशन में नहीं, कॉन्स्टेंट डायग्राम में दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार उछल रहा है तो डायग्राम दिखाने में, समझाने में प्रॉब्लम होगा। आइए, फ्री बॉडी डायग्राम का बात करें तो जो बॉडी है उन सारे बॉडी पे आप फोर्स दिखा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में लोग सोचते हैं ब्लॉक का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, नहीं।
फोर्स जिस पे लग रहा है उन सभी चीज़ों पे क्या लगेगा, बन सकता है फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है, जिस पे से फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर मेरे पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और जितना फोर्स दिखा दो। अगर इस ग्राउंड पे, क्योंकि मैं भी तो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ग्राउंड का भी तो उसको भी तो फोर्स फील हो रहा है ना, उस पर भी फोर्स हम लोग दिखा सकते हैं ना। तो ग्राउंड भी एक क्या हो गया, बॉडी हो गया, उस पर भी आप दिखा सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम। इसलिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे 2 केसेस दिखाया है। हालांकि बुक्स में 2 केसेस नहीं दिखाता है, बहुत लोग 2 केसेस नहीं दिखाते हैं, एक ही केस दिखाते हैं। नंबर 1 में मैं दिखा रहा हूँ ऑन ब्लॉक। किस पे दिखा रहा हूँ मैं, ऑन ब्लॉक। नंबर 2 में किसका दिखाना हूँ मैं, मुझे दिखाना है ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो पहला फोर्स हम दिखाएं किस पे, दिखाएंगे ब्लॉक के ऊपर। तो आपने ब्लॉक को फ्री कर लिया, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स फील हो रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो बहुत सिंपल सा जवाब होगा, सर ब्लॉक जब हवा में होता है तो नीचे क्यों गिर रहा होता है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ। क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स आता है और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट mg, ये कौन पुल कर रहा है, इस मास को अर्थ का ग्रेविटी पुल कर रहा है। तो अगर किसी मास पे एक्सेलरेशन आ जाए, मतलब ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, आप लोगों को मालूम होगा g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस बात को मैं डिटेल में आकर डिस्कस करने वाला हूँ कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री स्पेस में छोड़ दो तो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसको बुलाएगा, एक्सेलरेशन लगाएगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा पुल करके। देखो आपने छोड़ा 0 था, फिर भाग गया, क्यों 0 क्यों नहीं रहा, वो रुका क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं रहा, कि अर्थ उसको वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है पर सेकंड में। पर सेकंड में कितना चेंज करता है, 9.8, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है 9.8, चेंजेस इतना से होता है। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। चूंकि एक्सेलरेशन किसका है, ग्रेविटी का, तो फोर्स भी किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। अगर बेटा इस मास पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, मास चुपचाप पड़ा रहेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं। फोर्स लगाने के बाद ही एक्सेलरेट होता है, या एक्सेलरेशन आने का मतलब ही क्या, फोर्स होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्ट हुआ तो इस पर फोर्स आ गया। लेकिन ग्रेविटी ये फोर्स जब लगा रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोई टच नहीं है। फील करो आप इस बात को, अभी तक मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को नहीं बताया है, लेकिन आप यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट फोर्स वाले टॉपिक के अंदर ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को थोड़ा सा देख सकते हो और फील कर सकते हो, है ना। तो अब आए वो देखो, इसको अच्छे से नीचे पुल कर रहा है, नीचे पुल कर रहा है। भाई जब पुल करता है तो क्या अर्थ हाथ से पकड़ के खींच लेता है, नहीं ना, बिना छुए पुल करता है। आप कूद कर देखो, पलंग से छोटा सा जगह से कूदो, ऊंची जगह से नहीं बेटा आप लोग, ठीक है, छोटा, जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा ये स्टेज है, मैं इस पर खड़े होकर पढ़ाता हूँ, हल्का से कूदा, मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, है ना, नीचे आ गया, फिर ऊपर चढ़ गया, है ना, एकदम बहुत इतना सा हाइट है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता, ठीक है। तो ये हुआ, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया mg, ये क्या हो गया mg। तो क्या बिना पुल किए ना हुआ, बिना टच किए हुआ ना, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट, बिना टच किए हो सकता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक देख लिए हम लोग, अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हुआ। अब ये जब ग्राउंड पे था, जैसे ग्राउंड पे टच है ना, अभी तो ग्राउंड पे है, तो एक्शन लगा रिएक्शन। तो ग्राउंड ने इसके ऊपर क्या लगाया, ग्राउंड ने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, ग्राउंड ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स ऊपर, कितना, नॉर्मल फोर्स, कितना, नॉर्मल फोर्स। तो ब्लॉक के ऊपर और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। बेटा जब बच्चा क्लास 11 में आता है, मालूम है, बेस इतना घटिया, उसको समझ में नहीं आता जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ n इक्वल टू mg क्यों लिखता हूँ, n माइनस mg इक्वल टू ma क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बेस हो जाता है खराब। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे साइंस नहीं लेते, बोलते साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, साइंस से आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको समझ रहे हैं, आपके चारों तरफ साइंस है, आप इसको फिल करो, मज़ा आएगा, और मज़ा के साथ साथ मार्क्स भी आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को 2 लोग पुल कर रहा है, सॉरी 2 लोग फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से, और ग्राउंड पे जब टच कर रही है तो टच कर कॉन्टैक्ट फोर्स, और कोई फोर्स तो नहीं है। बस ये रेडी हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब n इक्वल टू mg होगा या क्या होगा, मैं आगे बात करूंगा बाद में, अभी छोड़ दो इसको, पहले आगे एक और डायग्राम देखते हैं। अब किसका, दूसरा बात है ग्राउंड का। तो ग्राउंड के ऊपर कौन फोर्स है, ग्राउंड मतलब अर्थ, अर्थ तो खुद ही दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन नहीं लगा सकते हैं, अर्थ तो खुद ही अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन क्यों लगाएंगे, ये अर्थ तो अट्रैक्ट कर रहा है बॉडी को ना, तो इस पर ग्रेविटेशन नहीं, ये तो लोगों पे लगाएगा, अर्थ लोगों पे लगाएगा, ठीक है। अब आता है बात कि जब ब्लॉक इसको टच कर रहा है ग्राउंड को, तो इसको पे लगा एक्शन, क्या लगा, एक्शन। ओ ग्राउंड पे फोर्स लगा, कौन सा फोर्स, एक्शन। कौन लगाया, ब्लॉक लगाया एक्शन, कितना, ड्यू टू वेट, जो mg धप से उसके ऊपर गिरा, जो उसका वजन था वो mg उसके ऊपर गिरा। तो क्योंकि ये खुद ही तो पुल किया ना, खुद ही पुल, आ जा मेरे mg से आ जा, तो m ले, इसके पास mg आ गया, जाके तुम्ही को ठोक दिया mg से वो, तो ये क्या आ गया mg,
और कोई फोर्स ग्राउंड पे, और कोई फोर्स नहीं। ग्राउंड को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राउंड मतलब अर्थ, अर्थ बहुत बड़ा, इतने बड़ा अर्थ पे ये छोटा सा तुम फोर्स लगा कर क्या कर लोगे, उसका कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो अर्थ के लिए ये लगभग क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए हम लोग इसको स्टडी नहीं करते हैं। बड़ा से बड़ा पहाड़ भी अर्थ पे तुम पटक दो ना, उसकी वजह से वजन से जो अर्थ पे फोर्स आएगा ग्राउंड पे वो जीरो कंसिडर होगा, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि वो mg उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाने वाला। क्लियर है? इसीलिए हम लोग अर्थ के ऊपर फोर्सेस नहीं दिखाते हैं। अगर पूछेगा तब बता सकते हो कितना एक्शन इज इक्वल टू mg उस पर अप्लाई हो रहा है। हाँ, अब बारी है इक्वेशन लिखने का। अब आप देखो, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बनाने के बाद देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ, शांति से खड़ा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो, क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ, कोई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ना, अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैंने बताया ना, फोर्स लगाने के बाद ही वेलोसिटी बढ़ता है। जैसे आप फोर्स लगाओगे, मैं वेलोसिटी बढ़ेगा, मैं मोशन में आ जाऊंगा। तो जीरो से वेलोसिटी का आना एक्सेलरेशन हो जाना कब हुआ? फोर्स लगाने से। कोई फोर्स नहीं, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, चुपचाप। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो, मतलब वेलोसिटी ना बढ़े, बढ़ ही नहीं रहा है, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या धक्का मारेंगे ना, अरे और स्पीड करो यार, धक्का मारो इसको, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप नहीं बढ़ा रहे हो, धक्का ही नहीं मार रहे हो, वेलोसिटी जो है वही रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं है। लो मेरे पास है ही नहीं, मैं वैसे ही रहूँगा, जीरो 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 जीरो, नहीं बढ़ने वाला। और अगर मान लो मेरे पास वेलोसिटी है 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो किसका मतलब क्या तुम्हारे पास फोर्स है? नहीं। वेलोसिटी होने का मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसा नहीं होता है। 10 के बच्चों समझो अच्छे से, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं बॉडी मोशन हो रहा है, बॉडी में वेलोसिटी है, बॉडी में फोर्स होगा। नहीं 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 नहीं। सपोज एक बस मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, आपने अभी देखा कुछ सेकंड पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ सेकंड बाद देख रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ सेकंड बाद देख रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड। हर बार क्या दिख रहा है? 10 ही दिख रहा है। कोई पूछेगा भाई बस का स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, आप क्या बोलोगे? नहीं यार, बस का तो वेलोसिटी ही नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। क्यों भाई? वो जो ड्राइवर है ना, वो एक्सीलेटर नहीं दबा रहा है। एक्सीलेटर मतलब कोई एक्सीलेट नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स नहीं लगा रहा है बस पे, तभी तो बस मूव नहीं कर रहा है ना, कॉन्स्टेंटली मूव, सॉरी, तभी तो बस का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। जैसे आप बोले अरे यार बस चलाओ सही से, एक्सीलेटर दबाया डर के मारे, वो एक्सीलेटर दबाया मतलब फोर्स लगाया, ले फोर्स लगा, वेलोसिटी बढ़ गया। समझ रहे हो ना? तो ऑब्जेक्ट पे अगर वेलोसिटी है और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि चेंज नहीं करना मतलब क्या होता है? फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आगे मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि फोर्स के एप्लीकेशन से क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इतना जानते हो कि फोर्स के एप्लीकेशन से वेलोसिटी बढ़ सकता है और घट भी सकता है ना? तो फिलहाल आप क्या समझे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उसका ऊपर फोर्स क्या है? जीरो है। और अगर चुपचाप बैठा हुआ है, जीरो जीरो जीरो, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो भी इसके ऊपर फोर्स क्या है? जीरो है। तो आप देखो ना, फोर्स तो आपने लगा दिया, लगाने के बाद देखो ये कैसा दिख रहा है, ब्लॉक mg नीचे ऐड कर रहा है, ग्रेविटी नॉर्मल ऊपर ऐड कर रहा है, लेकिन ब्लॉक रुका हुआ है। अब बहुत बच्चा क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में सोचा ये तो अलग है, नहीं अलग नहीं है भाई, तुम अलग करके देख रहे हो, दोनों तो साथ में है, तुम अलग करके देख रहे हो, साथ में दोनों, अलग तो नहीं है। क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे, ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा ग्राउंड पे। तो अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है मतलब ब्लॉक क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई, बोलो ना? ब्लॉक रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब कोई फोर्स नहीं। अच्छा सर, ये दोनों जो एक्ट कर रहा है इसका क्या? रेस्ट में। इसका मतलब कि दोनों कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ये तो पक्का ही रेस्ट में है। रेस्ट में पक्का तो मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स नहीं है इस पे, वेलोसिटी नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं तो कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स अगर नहीं है तो फिर ये क्या है ना? यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि इनको खत्म करना होगा। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब कि ये दोनों कैंसिल। इसका मतलब जितना ये फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर, तो बैलेंस 10 10 5 5 8 8 बैलेंस हो जा रहा है। मतलब कि एन इसको बैलेंस कर दे रहा है, तभी तो बैलेंस होने का नेट फोर्स जीरो। अगर ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ना। आप जैसे मान लो किसी चीज़ को खींच रहे हो, उसकी वजन से ज़्यादा फोर्स होगा तो उड़ जाएगा। अगर वजन ज़्यादा होगा, आपका फोर्स कम तो नहीं, आप नीचे गिर जाओगे, उठा नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल इस केस में एग्जैक्टली इक्वल टू mg, और इसलिए लिखता है n इज इक्वल टू mg, इसलिए लिखा जाता है n इज इक्वल टू mg। बात समझ में आया आप लोगों को कि क्यों लिखा जाता है n इज इक्वल टू mg? तो ये रीज़न है n इज इक्वल टू mg लिखने का।
समझ गए? तो ये रहा N इज इक्वल टू mg, है ना? तो ये हो गया। क्लियर बात, समझ में अच्छे से? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान से हम लोग कर लिए। अब बारी है टेंशन फोर्स का। इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि टेंशन फोर्स वाले केसेस में हमेशा हम बात करेंगे तो पुल का बात करेंगे। अगर आपको टेंशन समझना है तो ये दो नादान से बच्चों को देख लीजिए आप। ये है, इसका नाम है गुड्डू और इसका नाम है गुड्डी, ठीक है? गुड्डू और गुड्डी दोनों भाई बहन हैं और एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ साथ में खेलते रहते हैं। और अभी इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग से पुल करने का खेल स्टार्ट किया। एक स्ट्रिंग लिया इन्होंने और एक बोला गुड्डी तू पकड़, गुड्डी ने कहा गुड्डू तू पकड़। दोनों पकड़ लिए, गुड्डू और गुड्डी, और लेके खींचने एक दूसरे को। इसके फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं कि ये बंदा क्या फील, गुड्डू जो है वो गुड्डू क्या फील कर रहा है। गुड्डू को फील हो रहा है कि ये गुड्डी उसको खींच रही है। तो गुड्डू बोले ए इतना जोर से मत खींच, तो बहुत जोर से खींच रही है। तो इसको फील हो रहा है कि गुड्डी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के इसको खींचे जा रही है। तो फोर्स ऑन गुड्डू ड्यू टू गुड्डी, ठीक है? गुड्डी को मैं थोड़ा अलग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, कहीं एक जैसा ना हो जाए कंफ्यूजन, ठीक है? ड्यू टू गुड्डी। ओह नो, ये मैंने क्या टच कर दिया? अच्छा, हाईलाइट को टच कर दिया। अब इसको इरेज करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ इरेज कर दिया यहाँ पर। तो अभी ये पेन और ये, ओके। तो फोर्स ऑन गुड्डू ड्यू टू गुड्डी, और गुड्डी बोल रही भैया तुम भी मुझे खींच रहे हो, तुम भी कम थोड़ी हो। तो फोर्स गुड्डी फील कर रही है, फोर्स ऑन गुड्डी ड्यू टू गुड्डू। अब ये फोर्स क्यों फील हो रहा है भाई साहब? रस्सी की वजह से टेंशन हो रहा है, क्योंकि अगर ये काट दिया जाए तो गुड्डी खींचने के बाद भी उसको पुल नहीं कर पाएगी। हालांकि पुल तो गुड्डी कर रही है, पुलिंग करने का काम गुड्डी कर रही है, लेकिन ये माध्यम कौन है? माध्यम तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के माध्यम में पुल कर रही है ना, स्ट्रिंग के थ्रू पुल कर रही है ना। तो स्ट्रिंग के थ्रू पुल कर रही है, तो स्ट्रिंग में जो टाइटनेस आ रहा है ना, वो टाइटनेस पुल कर रहा है। अब गुड्डू बोल रहा है कि गुड्डी तुम मुझे पुल कर रही हो, गुड्डी बोल रही है तो भैया तो गुड्डू तुम मुझे पुल कर रहे हो। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। इसका मतलब कि टेंशन एक तरह का पुलिंग फोर्स है और वो किसी स्ट्रिंग, वायर, थ्रेड, रोप में आता है। और अगर गुड्डी ने किया एक्शन तो रिएक्शन। अब इसके हिसाब से लगता है वो एक्शन है, ये रिएक्शन, और इसको लगता है कि मैं एक्शन कर रही, वो लगा रिएक्शन। एक दूसरे के लिए एक्शन एक्शन बनता जा रहा है। तो अभी यहां पर ध्यान दो, ये जो फोर्स ऑन गुड्डू एंड गुड्डी दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। आपके सिलेबस में यही है। अब टेंशन वेरी करता है मास के साथ, वो अलग बात है, क्लास 11 में पढ़ा जाएगा। एक्शन और रिएक्शन है, देयरफॉर फोर्स ऑन गुड्डू ड्यू टू गुड्डी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन गुड्डी ड्यू टू गुड्डू का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन तो अलग अपोजिट है ना। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे माइनस आ जाएगा, तो फिलहाल हमको माइनस नहीं दिखाना है क्योंकि आप लोग क्लास 10 के स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। तो मैं उस चीज़ को आपको बाद में फिर समझाऊंगा वेक्टर वाले पोर्शन में। तो ये हो गया, है ना? तो ये बात याद रखना है, टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल करेगा, कभी पुश नहीं कर सकता है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या ना? सपोज गुड्डी बोल रही है भैया ये स्ट्रिंग पकड़ लो, भैया ये स्ट्रिंग पकड़ लो, मैं आपको ना इस स्ट्रिंग से पुश कर दूंगी। ये स्ट्रिंग बांध करके ऐसे ऐसे धक्का मार रही, स्ट्रिंग को ऐसे धक्का मार रही। जब ऐसे धक्का मारेगी तो गुड्डू पुश हो जाएगा? नहीं ना, स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, लेकिन पुश नहीं होगा। बांध के आप किसी को पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते हो। किसी स्ट्रिंग बांध, सामने एक लड़का खड़ा है, स्ट्रिंग पकड़े हुआ है, हम भी पकड़े हुए, ऐसे ऐसे की स्ट्रिंग को धक्का, ऐसे हो सकता है? ऐसे कभी नहीं हो सकता है ना। तो फील हुआ टॉपिक, टेंशन ऑलवेज क्या करेगा? पुल करेगा। तो अगर टेंशन के बारे में बात करेंगे तो टेंशन कैसा कहाँ पे होता है? ये होता है स्ट्रिंग में। कहाँ होता है? स्ट्रिंग में, रोप में, थ्रेड में, वायर में, इटीसी, ठीक है? इटीसी हो गया। क्या करता है ये? ऑलवेज पुल। ऑलवेज क्या करेगा? पुल करेगा। पुश कभी करेगा? नहीं, पुश कभी नहीं करेगा, ठीक है? पुश कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर सकते हो, काम आ सकता है आपके ये बात। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर कैलकुलेट भी कर लेंगे हम लोग अच्छे से। टेंशन फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स, ये एक तरह का फोर्स है जिसको डिफाइन करेंगे, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप, जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा? एक रस्सी के माध्यम के थ्रू वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, या फिर स्ट्रिंग या फिर वायर, कोई लेंथ वाइज होना चाहिए, लेंथ के जैसा होना चाहिए। व्हेन पुल्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, जब कोई दूसरे एंड से, छोर से कोई इसको पुल कर रहा हो तभी, नहीं तो नहीं। अगर ये गुड्डी पुल करना बंद कर देगी तो इसको फील नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स की वजह से। अब बात आता है फिर से फ्री बॉडी डायग्राम का। तो अभी अगर कोई चाहेगा कि मुझे इस गुड्डू और गुड्डी का फ्री डायग्राम दिखाना है तो वो भी बना सकते हैं।
लेकिन मैंने क्या किया, एक टेंशन को दिखाने के लिए एक यहाँ पे कंसेप्ट लगा दिया, ब्लॉक कंसेप्ट। ब्लॉक का, क्योंकि ब्लॉक मैंने पीछे भी बताया, अभी भी वापस ब्लॉक से दिखाने जा रहा हूँ। सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे है mg, नीचे। अगर इसको ऊपर रखना है तो नॉर्मल लगाएंगे, लेकिन अगर इसको उठाना है तो नॉर्मल तो कभी उठा नहीं सकता है ना, हवा में रख सकता है उसको नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो mg के बराबर है उसको उठा नहीं सकता। तो आपने कहा नहीं यार इसको हवा में रखना है, तो आपने रस्सी बांध कर उसको लटका दिया ऊपर, ये रस्सी बांधा ब्लू कलर का, उसको लटका दिया ऊपर, रस्सी बांध कर आपने लटका दिया। अरे ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ग्राउंड पे क्यों नहीं जा रहा है? तो ग्राउंड का तो फिलहाल काम नहीं है, छोड़ देते हैं, इसको हटा लेते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं है। अरे ये गिर क्यों नहीं रहा है? तो पहले काम करो, चुपचाप सारा फोर्स दिखाओ जहाँ जहाँ पे हो सकता है। तो आपको ब्लॉक पे दिखाना, आप सेलिंग पे भी दिखा सकते हो, लेकिन उसका जरूरत नहीं, सेलिंग इतना बड़ा होता है, उस पर फोर्स का नेग्लिजिबल। सेलिंग जो यहाँ पर ऊपर में है, इसके ऊपर जितना फोर्स लगाओ नेग्लिजिबल उतना अमाउंट, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना सेलिंग, तो उसका छोड़ देते हैं हम लोग। जो बड़ा चीज़ जैसे अर्थ को छोड़ दी हम लोग बाद में, तो ब्लॉक का दिखाते हैं, ब्लॉक का एबीडी बनाना है, क्या क्या फोर्स ऐड कर रहा है। तो जब हम बताए ना, जब भी हम लोग एबीडी दिखाते हैं, इसके ऊपर जितना फोर्स है सब फोर्स अच्छे से दिखा दो। तो पहला दिखाओ इसके ऊपर, इसका ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करता होगा अपनी तरफ, एम, इसके मास पे क्या लगाता होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाता होगा, इसको से एक फोर्स आएगा, नाम क्या होगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट। अब साथ में ही रस्सी बांधा हुआ है, तो रस्सी बोल रहा है तुम नीचे मत जाओ, हम तुमको पुल करके रखेंगे, क्योंकि जब ये नीचे जाओ तो टाइट हो जा रहा है, स्ट्रिंग पुल कर रहा है, तो ब्लॉक स्ट्रिंग को पुल कर रहा है या वॉल को पुल कर रहा है, और वॉल थ्रू स्ट्रिंग ब्लॉक को पुल कर रहा है। तो ब्लॉक थ्रू स्ट्रिंग वॉल को पुल कर रहा है, वॉल तो बहुत बड़ा है, ऊपर सेलिंग जो है वो छत बहुत बड़ा है, वो थोड़ी ना नीचे गिरा देगा ब्लॉक, बहुत भारी होगा तो हो भी सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक छत के ऊपर एक छत लटका दी है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो छत के ऊपर छोटा सा ब्लॉक लटका है, उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मास है, तो ये जो ब्लॉक है उस सेलिंग को नीचे पुल कर रहा है, और ये बोला नहीं मैं तुम्हें पुल करूंगा, किसी काम पुल करना है ना, तो ये पुल करेगा, तो ये सेलिंग उसको ऊपर पुल करेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, पुल थ्रू टेंशन। इसको, इस पुलिंग फोर्स का नाम क्या होता है, स्टार्टनेस का नाम क्या होता है, टेंशन। टेंशन ऊपर mg नीचे है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाए, उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो देखो देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में क्या है, देखो अच्छे समझो। तो टेंशन ऊपर है, अब देखो ब्लॉक चुपचाप रुका हुआ, लटका हुआ, नहीं ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर एफ नेट क्या है, 0 है। एफ नेट 0 होने का मतलब कि इसके कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन में नेट क्या हो जाएगा, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि रुका हुआ है, फोर्स नेट 0, रेस्ट में है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका वेलोसिटी भी क्या आ गया, 0। अब अगर सब बात मिला जुला के कंसेप्ट क्लियर है, तो अब इक्वेशन लिखने में क्या डर है। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो फिर ये टी और mg क्या है, और ये साफ दिखाई दे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि जरूर ये टी और mg मिला के आपस में कैंसिल हो गया, होने के बाद भी नेट कैंसिल है, जितना अप उतना डाउन। तो जितना ऊपर ये पुल, जितना mg नीचे पुल करा उतनी टेंशन ऊपर पुल करेगा, तब इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल इसको तभी करेगा जब टेंशन इसके बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे T इज इक्वल टू mg, पास में है ना, T इज इक्वल टू mg। अब सवाल ये है सर, मान लीजिए सर ऐसा हो जाए कि ये T ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये mg ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। सपोज कर लीजिए आप स्ट्रिंग से खींच रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रिंग हाथ में ढीला पकड़ा हुआ है और ब्लॉक बहुत भारी है, तो वो सरसराता हुआ हाथ से निकल के नीचे गिरेगा। लेकिन आपने फिर क्या, जोर से पकड़ लिया, अरे नीचे गिर रहा है, जोर से पकड़ लिया, जोर से पकड़ने टेंशन फिर टाइट हो गया, फिर आप उसको जोर से खींच रहे हैं। अब जोर से खींचेंगे तो ऊपर ब्लॉक ऊपर आने लगा, जैसे कुआं में लोग पानी खींचते हैं, तो वैसे केस में टेंशन ज़्यादा हो जाएगा और mg कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या, टेंशन हमेशा इक्वल होगा, नहीं अभी इक्वल क्यों, रेस्ट में है। अगर टेंशन ऊपर हो जाएगा ज़्यादा mg से, तो ब्लॉक ऊपर एक्सलेट करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, नीचे का फोर्स कम है। सपोज ऊपर का फोर्स 10 है, नीचे का फोर्स 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं 10 और 2 कैंसिल नहीं होगा। और अगर मान लीजिए mg ज़्यादा हो गया तो फिर बॉडी नीचे गिरने लगेगा, तो उस केस में टेंशन कम हो जाएगा, mg नीचे गिर जाएगा। तो इस केस को भी समझना बहुत जरूरी है ना, समझेंगे इस बात को। आइए समझते हैं अगले डायग्राम से। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, स्ट्रिंग से बांधा होने के बावजूद भी ये नीचे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और स्ट्रिंग के फोर्स को ft मतलब फोर्स ड्यू टू टेंशन, fw मतलब फोर्स ड्यू टू वेट। अब आप बताओ इस केस में कौन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, वेट ज्यादा है। तो साफ डायग्राम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे इस केस में कौन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। ओके, नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको, अच्छे समझाता हूं। अभी देखो यहां पर सपोज कि ft का वैल्यू 10 है न्यूटन सपोज, और फोर्स ड्यू टू वेट, जो उसका फोर्स है ड्यू टू वेट की वजह से मान लेते हैं ये 15 न्यूटन है, या चलो इसको मान 13 न्यूटन, कितना मान लेते हैं 13 न्यूटन है। तो ये क्या है 13 न्यूटन। अब खुद ही बताओ, मैं अगर ब्लॉक को अच्छे से दिखाऊं समझा करके, ये ब्लॉक को दिखाओ, ये ब्लॉक दिखा रहा हूं मैं, ये ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस दिखा रहा हूं मैं, ऊपर कितना है 10 न्यूटन, नीचे कितना है 13 न्यूटन। तो
इस 13 न्यूटन में जो 10 न्यूटन 10 न्यूटन से बैलेंस हो जाएगा। बात समझे? मैं फिर दिखा रहा हूँ। तो इस 13 न्यूटन में आप इसको 13 न्यूटन क्या लिख सकते हो? 13 न्यूटन को आप लिख सकते हो 10 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो 10 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 13 न्यूटन, 10 न्यूटन बैलेंस बाय 10 न्यूटन। तो इसमें फाइनली क्या बचा? 10 कैसे बचा? 3। तो ये 3 क्या है? 3 न्यूटन इसके ऊपर नेट फोर्स है। तो आप फाइनली ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ और ये नेट फोर्स के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम होता है। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स बच गया? 3 न्यूटन फोर्स बच गया। तो ये 10 न्यूटन का टेंशन फोर्स कैंसिल कर दिया वेट में से 10 को, बाकी एक्स्ट्रा जो वेट था 3 वो उस पर रह गया, उसको नीचे भाग रहा है। समझ में आ रहा है? तो नेट फोर्स 0 लिखो, यहाँ पे 0 आया क्या? नहीं आया ना। 3 कैसे आया? आपने 13 माइनस 3 किया। क्या किया? तो इस केस में अब इस तरह का इक्वेशन कैसे बनेगा? एफ नेट पहले तो इक्वल हो गया तो आपने कैंसिल कर दिया। अब नेट क्या होगा? तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा कौन सा? नीचे वाला। तो वेट फोर्स ड्यू टू वेट माइनस, 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं लिखा पाया इसको, थोड़ा क्लियर लिख देना। तो वेट को मैं mg भी लिख सकता हूँ, तो मैं बेस्ट होगा mg लिखना, मैं mg लिखता हूँ। तो वेट नीचे 13 माइनस 10, 13 क्या है? वेट mg माइनस ऊपर क्या? टेंशन t। अब जो भी वेट हो डाल दो, जैसे यहाँ 13 है 13 डाल दो, टेंशन 10 है 10 डाल, 13 माइनस 10 3, नेट फोर्स क्या हो गया? 3 न्यूटन। तो ऐसे करके हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं नेट फोर्स का। समझे बात आप लोग ना? ऐसे करके हम लोग नेट फोर्स का इक्वेशन बनाते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बांधा हो और नीचे जा रहा हो और नीचे एक्सेलेरेट कर रहा हो, एक्सेलेरेट करना मतलब क्या हो गया? इस केस में नीचे नेट फोर्स नीचे है, तो इस ब्लॉक में क्या हो रहा है? नेट फोर्स कितना है? 3 है। तो इस 3 फोर्स की वजह से ये एक्सेलेरेट करेगा, है ना? तो नेट फोर्स कहाँ है? नीचे। कितना है नेट फोर्स? 3 न्यूटन। अभी 3 न्यूटन क्या करेगा? उसके अंदर एक्सेलेरेशन लाएगा, अब सवाल ये होता है कि सर एक्सेलेरेशन कितना होगा? ये भी फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आराम से बताते हैं, आराम से समझना, ठीक है? आगे क्योंकि आगे तुम लोग का टॉपिक में आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे हम अच्छे से बात करेंगे। तो फिलहाल जब फोर्स होगा तो एक्सेलेरेशन भी होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगा। अब आपको दिल है सॉल्व करने का कि सर ये एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो सपोज कर लो ये जो ब्लॉक है, इसका ब्लॉक का मास जो है, मैं मान लेता हूँ उस ब्लॉक का मास 3 kg है, एज फॉर एग्जाम्पल 3 kg है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है। न्यूटन्स लॉ ने क्या बताया था? कि नेट फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? किसी बॉडी पे तुम नेट फोर्स लगाओगे, कोई भी फोर्स लगाओगे, तो ये नेट फोर्स अगर होगा, नेट फोर्स पे होगा तो ही जाके उसके मास में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स नहीं लगाओगे तो मास में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ये चीज हम लोग ड्राइव करेंगे आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, आगे आने वाला चैप्टर है, तो ये आगे हम लोग बात करेंगे। फिर भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो गया है तो इसको बात बताना बहुत जरूरी है ना बच्चा? तो मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, हालांकि आपने पढ़ा है 9 में एफ इज इक्वल टू एम ए। जो बच्चा 9 का पढ़ के आया है उसके लिए अच्छा है, और जो नहीं पढ़ के आया वो 9 का वीडियो देख सकता है, मैंने वहाँ वीडियो बना रखा है, आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट फोर्स, एफ नेट मास नेट और एक्सेलरेशन नेट आ जाओ। तो नेट फोर्स आप कितना लगा रहे हो? नेट फोर्स इस पे 10 लगाए, 13 लगाए, तो मिला जुला कैंसिल कर नेट कितना बचा? 3। नेट फोर्स क्या है? 3 है। ओके सर 3। ओके मास कितना कीजिए? मास इसका 3 kg। ओके सर 3। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट उसका? तो एक्सेलरेशन नेट ए नेट इज इक्वल टू 3/3 क्या आ गया? 1 मीटर। यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, इस एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड हो गया। ये क्या फाइंड हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? क्लियर है? तो फिलहाल समझ मिला जुला कंसेप्ट ये है कि पहले तो आपको नेट फोर्स निकालना होगा ना, तभी तो ये सॉल्व कर पाओगे ना। तो एफ नेट से निकालना होगा, तो एफ नेट कैसे निकालोगे? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करके नेट फोर्स निकालो। यहाँ से 13 माइनस 3 किया 3 आ गया। एफ नेट निकालने के बाद यहाँ पुट कर दो, मास मालूम है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है? यही सब तो कंसेप्ट है बच्चा लोग। तो अगर टेंशन कम होगा, वेट ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वेट ज़्यादा है तो नेट फोर्स वेट की तरफ होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। और एक्सेलरेशन कहाँ होगा? वो भी डाउनवर्ड, क्योंकि नेट फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा क्या? आपने सर ये सब इक्विलिब्रियम क्या बता दिया? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होना। क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होना को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम का टॉपिक अभी आगे आने वाला है, मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा इक्विलिब्रियम वाला बात, ठीक है? तो फिलहाल अभी आप लोग इस केस में ये इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट अभी नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? फिलहाल बस यहीं तक, इक्विलिब्रियम के बाद में। क्लियर है? तो ये तो इस तरह केस हो गया। लेकिन आप बोले सर नहीं, मान लीजिए ऐसा हो जाए सर कि टेंशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो चलो देखते हैं। अब देखो टेंशन ज़्यादा हो गया, वजन से ज़्यादा टेंशन लगा दिए तो ये ऊपर ही भागने लगा। कहाँ भागने लगा? ऊपर भागने लगा। तो अब ये ऊपर भाग रहा है क्योंकि इस केस में जो टेंशन है वो ग्रेटर देन वेट है। अब जब टेंशन ऊपर का फोर्स ज़्यादा, नीचे का फोर्स कम, तो कैंसिल होगा? कैंसिल नहीं होगा, ऊपर बच जाएगा, ऊपर एक्स्ट्रा है। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर आएगा।
नेट फोर्स ऊपर आएगा तो नेट एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इक्विलिब्रियम का बात अभी हमने नहीं करना है, आगे करेंगे हम लोग, क्लियर है, ये आगे बात करेंगे, क्लियर है। तो ये नेट फोर्स ऊपर हो गया, फिर आगे स्लाइड पर हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी समझो इस बात को, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक का अच्छे से। चलो ये रहा हम लोगों का ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है वेट, ठीक है। कौन ज़्यादा है, सपोज कर लेते हैं इस बार उल्टा देते हैं, टी को हम देते हैं 13 और एम को देते हैं 10, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कर लो कि टी कितना एक्ट हो गया 13 न्यूटन, और वेट बेचारा ब्लॉक का कितना था 10 न्यूटन। तो इस 13 न्यूटन को हम क्या ले सकते हैं 10 + 3, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3, तो नेट फोर्स कहाँ बचा 3 ऊपर। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर फ्री करके अगर नेट का डायग्राम दिखाओ तो कैसे दिखाओगे, ये रहा ब्लॉक और नेट फोर्स क्या बचा इसके ऊपर 3 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स 3 न्यूटन कैसे निकाला आपने, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तभी तो कैंसिल नहीं हुआ ना, बड़ा है और माइनस, कितना बड़ा है 13 - 10 कितना बड़ा है। तो अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एफ नेट, इस केस में एफ नेट कौन बड़ा है इस बार, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा कौन सा है टेंशन, तो टी माइनस एम जी, मतलब कि 13 - 10 एम जी ना, तभी तो आएगा। तो टी कितना है 13, तो फॉर्मूला क्या हो गया, देखो पहले फॉर्मूला देख लो, तो फॉर्मूला ये फॉर्मूला हो गया। अब जो देगा हम डाल देंगे, कुछ जरूरी है हर बार टेंशन 13 ही हो, एम जी 10 हो, कुछ भी जो अगर डालेंगे वहाँ से एफ नेट निकाल लेंगे, और जब एफ नेट निकल जाएगा तो मास पे ऐड कर दो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, एफ नेट निकाल लेंगे। अब बात उठता है कि सर अभी इस केस में एफ नेट कितना होगा, तो अगर इस केस में आपको एफ नेट फाइंड करना है तो चलो फाइंड करते हैं। चलो टी कितना है, टी इस केस में है भाई 13 है, एम जी कितना है भाई, एम जी 10 है, तो 13 - 10 क्या हो गया 3 न्यूटन। ओके सर, हमको फाइंड करना है ब्लॉक का वेट कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैंने ब्लॉक का मास क्या माने 3 kg माना था, अभी भी 3 kg मानता हूँ मैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया गया, एक्सेलरेशन तभी आएगा जब नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स आया, हाँ सर आया, ओके तो चलो लिखो फॉर्मूला, F = नेट फोर्स, नेट मास और नेट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना अप्लाई हुआ इसके ऊपर 3 न्यूटन, मास कितना था उसका 3 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A = 331, तो 1 न्यूटन पर केजी बोल सकते हो इसको, या फिर लिख सकते हो 1 मीटर/सेकंड² जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। न्यूटन पर केजी कैसे आया भाई, फोर्स का न्यूटन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाय एम, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, मास का यूनिट क्या होता है केजी, क्या आ गया न्यूटन पर केजी, ये भी आंसर होता है, ये भी इसका यूनिट होता है, दोनों यूनिट, दोनों यूनिट, हाँ दोनों यूनिट होता है। यूनिट के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, यूनिट के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को यहाँ तक टॉपिक क्लियर है, आप लोग को क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, आप फिर देख लो, यहाँ नॉर्मल फोर्स मैंने डिटेल में बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर तो नेट रेस्ट 0 हो गया था, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 0, एफ नेट 0, तो एक्सेलरेशन में क्या आया था 0 आया था। लेकिन उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सारा केसेस में देख लो आप, मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखाया, यही 2 केस को मैंने बाद में डिस्कस किया, ठीक है, बाद में डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैंने आपको मैंने आज पढ़ाया बच्चा लोग, अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आप सब कुछ भूलने लगोगे, और जब भूलने लगोगे तो साइंस क्या हो जाएगा, साइंस टफ हो जाएगा। हालांकि आप लोग देख रहे हो कोविड-19 की वजह से पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है ना। तो आप जहाँ से भी क्लासेस कर रहे हो, अगर आप सीरियस नहीं बनोगे, टीचर के साथ नहीं जुड़ोगे अच्छे से, और टीचर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो प्रॉब्लम आपको आएगा, क्योंकि एग्जाम के दिन में कोई आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हो सारा एग्जाम्स क्या हो रहा है, सारा एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहा है। तो आने वाले दिन में जब इतना एक केसेस था, तब भी सारा एग्जाम ऑफलाइन में कन्वर्ट हो गया, तो आप मान के चलो आने वाले दिन में आप ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठो इस तरह से कि सारा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप घर में बैठ के हो तो घर से बैठ के तैयारी करो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा तैयारी किया है। और इम्पल्स की हमारी जो IIT JEE की जो टीम है, वो क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 के बच्चों को, उसके बाद नीट, JEE मेन और एडवांस के बच्चों को, वेब JEE के बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशन दोनों अवेल कर रही है, ठीक है। अब कुछ बच्चा का माइंड सेटअप ऐसा है कि सर मुझे ऑफलाइन करना है, तो वो ऑफलाइन क्लास भी कर सकता है। कुछ बच्चा चाहता है कि नहीं सर मुझे ऑनलाइन करना है, तो वो ऑनलाइन करना पसंद करता है, तो ऑनलाइन भी आ सकता है। हम लोगों ने अच्छा एक इंतजाम किया है, कि स्मार्ट सेटअप है, स्मार्ट वे है पढ़ाने का, टीचर भी स्मार्ट है यहाँ पे, जो अपने बच्चों को स्मार्ट वे में पढ़ाते हैं। मैं लुक की बात नहीं कर रहा था, ठीक है, हालांकि लुक भी स्मार्ट होगा मेरा, वो अलग बात है, लेकिन ये आपके लिए कोई फायदे का चीज़ नहीं है। वो स्मार्ट टीचर मतलब कि स्मार्ट किस सेंस में, टीचिंग वे में स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे तरीके से, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं आप लोग बच्चों से यही आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ने के साथ साथ समझो। कोई डाउट या प्रॉब्लम आता है कांटेक्ट कर लो, भले ही आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। हमारी बहुत बड़ी टीम है,
डाउट रिजॉल्व करने के लिए भी एक टीम अलग से बनाया है हम लोगों ने, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। और हमारा बहुत सारा ग्रुप्स है, उन सभी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10 के लिए, 10 के बच्चों के लिए जो ग्रुप है वो प्रयास ग्रुप है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और लोगों तक इन्फॉर्मेशन दो कि हम लोग का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और आप में से कोई अगर एडमिशन लेना चाहता है तो एक आप लोग के लिए खुशखबरी बात यह है कि हम लोग का 1 मंथ का डेमो सेशन चल रहा है। आप ये डेमो सेशन ऑनलाइन वे में भी कर सकते हो और ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हो। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्टर करने का कोई फी नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप रजिस्टर करो, 1 मंथ ट्रायल करो, अच्छा लगे उसके बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप ज्वाइन करो। और इंतजार करो नेक्स्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर से पहले लेकिन आप सब कुछ पढ़ के रेडी रखना। ओके बच्चा लोग, थैंक यू। मैं आपको फिर से गुजारिश करूंगा प्लीज प्लीज और प्लीज मैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चा लोग।